वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। और यहीं पर हम जो है आपको बताते हैं कि किस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। और हुंडई को लेकर के जब हमने बातचीत की थी, बहुत लोग कह रहे थे कि सफलता मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स, क्योंकि अंशुल जी भी उनमें शामिल हैं, उन्होंने कहा था कि मत पार्टिसिपेट कीजिए। और जिन लोगों को आईपीओ अलॉटमेंट हुआ उन सबको हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो 2 आईपीओ खुले हुए हैं, जिनका है आज आखिरी दिन, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर जो है बातचीत करते हैं। शुरुआत के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह शौर्य जो है जुड़ चुके हैं अपने तमाम आंकड़ों के साथ। शौर्य, आज है आखिरी दिन, शानदार रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं नंबर्स? जी, आपने कहा 2 आईपीओ बंद हो रहे हैं, लेकिन एक और आईपीओ जो मेन बोर्ड पास खुला है उस पर जाएंगे। लेकिन पहले बता दें वारी एनर्जीज के बारे में। और आपने हुंडई की बात करी, जैसे आजकल सब पेट्रोल से ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसे ट्रेंड हमें आईपीओ में भी नजर आया है। हुंडई में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा, लेकिन वारी की अगर बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 34 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल का यहाँ पे 10 गुना के आसपास हुआ है, लेकिन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल 53 टाइम्स और क्यूआई भी यहाँ पे 66 टाइम्स सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर नजर डालें तो 90% के ऊपर ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। अभी भी इस तरह के माहौल में भी ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर जो है वो लगातार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वारी एनर्जीज को लेकर के आपको बता दें कि यहाँ पर ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो जो है सकारात्मक रुख ही अपना रहे हैं। आनंद राठी रिसर्च का मानना है सब्सक्राइब करें, आईसीआईसीआई डायरेक्ट कह रहा है कि सब्सक्राइब करें, जियोजित फाइनेंशियल की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की सलाह निकल करके आ रही है, और केआर चौकसी भी सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। सर, ये तमाम जो ब्रोकरिंग हाउसेस हैं उनसे सहमत हैं आप, या फिर उनसे असहमति है आपकी? काफ़ी शानदार रिस्पांस मिल रहा है, और बिल्कुल हुंडई के विपरीत आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? देखिए, वारी यहाँ पे हम सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं क्योंकि हमको एक आईपीओ काफी अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट फ्रेश इशू है, बहुत छोटा सा हिस्सा इसका ओएफएस है और फाइनेंशियल्स ठीक दिख रहे हैं। दूसरा, इस सेक्टर में अगले कुछ समय तेजी रहेगी, तो उस हिसाब से भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आईपीओ में सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। लिस्टिंग गेन लेके एक बार आपको निकलना पड़ेगा, उसके बाद आईपीओ बेस बनता है तो जरूर हम वापस से बाई देंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए ही सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है, और काफ़ी शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर मिल रहा है 90% के आसपास का। तो उसका लाभ आप लोग लिस्टिंग के दिन लीजिए। आप लोगों को मिल पाएगा ये आईपीओ या नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिटेल हिस्सा अभी तक 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और टोटल ये आईपीओ जो है वो 35 गुना सब्सक्राइब हो गया है। अब क्लोजिंग तक जो है समय थोड़ा कम बचा हुआ है, लेकिन ये आंकड़े जो है काफ़ी तेज़ी के साथ आखिरी दिन बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बिल्कुल ट्राई कीजिए आप लोग, और अगर आपके हिस्से ये आईपीओ मिलता है तो आपको अच्छा गेन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। वारी एनर्जीज़ के अंदर फिलहाल के नंबर्स तो यही इशारा कर रहे हैं। चलिए, वारी से आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस बीच आपको ये बता दें कि अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं आईपीओ के इर्द गिर्द, तो आप अपने प्रश्न हमें भेजते रहिए। इसी कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कुछ सवालों के उत्तर देने की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और आईपीओ आज जो बंद हो रहा है उसका रुख कर लेते हैं। सॉरी, वहाँ पर स्थिति क्या वारी जैसी ही है या थोड़ी इतर दिखाई दे रही है? लेकिन रिस्पांस कल तक तो काफ़ी शानदार था। जी, रिस्पांस की अगर बात करें तो वहाँ भी ऐसा रिस्पांस आ रहा है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में। ये भी कुल 30 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, और यहाँ पे रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा नजर आ रहा है अगर आप टाइम्स में देखोगे, क्योंकि यहाँ पे 31 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है यहाँ पे, और वारी में हुआ था 10 गुना के आसपास। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वारी के आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, और दीपक बिल्डर इंजीनियर्स खाली जो है 260 करोड़ का आईपीओ है। अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो यहाँ भी 30% के आसपास का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, 30% के आसपास का प्रीमियम यहाँ पर भी ग्रे मार्केट के अंदर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब 30 गुना सब्सक्राइब हो चुका है ये भी आईपीओ, और रिटेल हिस्सा 31 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। जरा ब्रोकर की रिपोर्ट जरा दिखा दीजिए, क्या कुछ तमाम ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं। चलिए, उस पर जो है थोड़ा सा बाद में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या सलाह रहेगी अंशुल जी की? अंशुल जी, ओवरऑल आपकी राय जो है रियल्टी सेक्टर को लेकर के क्या है, और इस क्षेत्र को लेकर के जो आईपीओ आया है छोटे साइज़ का है, लेकिन रिटेल पार्टिसिपेशन जो है इस आईपीओ में उत्साहित दिखाई दे रहा है। आपकी कंपनी क्या कुछ कह रही है इस आईपीओ के बारे में? देखिए, इस आईपीओ पे हम सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं, अगेन उसी के लिए कि आईपीओ लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा तो वहां बुक करके निकल जाइए। उसके बाद फिर आईपीओ बेस बनेगा तो फिर देखेंगे। फिलहाल के लिए लिस्टिंग गेन लेके निकलना चाहिए।
260 करोड़ का आईपीओ है, 217 करोड़ रुपए कंपनी के पास फ्रेश इशू में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस शीट मजबूत होगी। तो लिहाज से हमको लिस्टिंग गेन तो दिख रही है कि 30-35% जो ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है, 30-35% लिस्टिंग में मिलना चाहिए। 30-35% लिस्टिंग पे मिलना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। सेक्टर पे बुलिश है सर, या कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं आपको? देखिए दोनों चीज अच्छी लग रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी ठीक हैं और सेक्टर में भी तेजी है। तो नया एंट्रेंट है, तो म्यूचुअल फंड जिनके पास नहीं है, थोड़ा बहुत कैश होगा और इस सेक्टर में इंटरेस्टेड होंगे, तो ठीक ठाक कंपनी रीजनेबल प्राइस पे लिस्ट होगी, तो इंटरेस्ट आना चाहिए। बट आएगा नहीं, ये लिस्टिंग के 4 से 8 हफ्ते में पता चलेगा जब बेस बनेगा। तो फिलहाल के लिए लिस्टिंग लेके निकल जाना चाहिए। लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाइए। तो अभी तक के हिसाब से जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो 30 के आसपास, 30% के आसपास मिल रहा है। अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर वारी की बात करें तो वहाँ पर तो ऑलमोस्ट डबल पैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्रे मार्केट के आधार पर। बाकी लिस्टिंग के दिन क्या होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अब हालात काफ़ी तेज़ी से बदल भी जाते हैं कई बार। लेकिन शौर्य, आज से जैसा कि आपने बताया कि एक नया आईपीओ भी खुला हुआ है गोदावरी बायो रिफाइनरीज का, और वहाँ पर भी अगर हम देखें इस तरह का उत्साह तो नहीं, लेकिन फिर भी शुरुआत ठीक देखने को मिल रही है। ओपनिंग अच्छी हुई है, लेकिन क्या कुछ यहाँ पर फंडामेंटल्स कह रहे हैं और किस क्षेत्र में कंपनी है वो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए पहले। जी, गोदावरी रिफाइनरीज की अगर बात करें तो आईपीओ का साइज है 554 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 325 करोड़ का। अब अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो एथनॉल बेस्ड केमिकल्स बनाता है, और फिर ये शुगर के प्रोडक्ट्स में, फ्रेगनेंसेज और काफ़ी तरह के कॉस्मेटिक्स में, पर्सनल केयर्स, पावर्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब में कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। उन कंपनियों को ये सप्लाई करते हैं और एथनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आजकल सरकार का एथनॉल में फोकस है, तो उससे लग रहा है कि थोड़ा फायदा होते हुए नजर आएगा। डाइवर्स बेस है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो कम आया है उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका वैल्यूएशन। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है इसका 120 टाइम्स। अब इसका मतलब है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत लंबी और तेज ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन फाइनेंशियल से सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आए हैं। रेवेन्यू इनका पिछले 3 साल से स्टैग्नेंट रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो एक्चुअली घटा है, और बोरोइंग्स कंपनी की अच्छी खासी है, इसी वजह से सब्सक्रिप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है ज़्यादा, और ग्रे मार्केट में भी कंपनी को बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं मिल रहा है। अगर आप स्क्रीन पर ब्रोकर्स किराया देखें तो भी पता चलेगा ब्रोकर्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म में करें या फिर थोड़ा क्वेश्चन के साथ सब्सक्राइब करते हुए नजर आए। क्वेश्चन के साथ सब्सक्राइब करते हुए नजर आए। गोदावरी बायो रिफाइनरीज के अंदर अभी की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसमें 4.25% के आसपास रिटेल हिस्सा जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। कुल जो है 0.13 गुना जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ अभी तक ये गोदावरी बायो रिफाइनरीज का शेयर जो है आईपीओ जो है वो दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी, और अगर आपकी नज़र गई, क्या इसका अध्ययन हुआ है आपकी तरफ से, या आगे आपसे बातचीत करें गोदावरी बायो रिफाइनरीज पे क्या राय है आपकी कंपनी की? सर बिल्कुल नहीं छूना चाहिए इसको। 550 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 230 करोड़ रुपए तो जो पुराने इन्वेस्टर या जो भी हैं इन्वेस्टर्स ओएफएस के थ्रू माल बेच रहे हैं। दूसरी चीज, रेवेन्यू डिप हो रही है इस काउंटर में। 20,000 करोड़ की रेवेन्यू, 20,146 मिलियन की रेवेन्यू से 16,866 मिलियन की रेवेन्यू आई है करंट ईयर में, तो 20% रेवेन्यू डिप है। इन्वेस्टर्स ऊंचे दाम पे माल बेच के निकल रहे हैं, तो ये हुंडई वाला हाल हो रहा है। ये ऊंचे माल पे ओएफएस में अपना माल बेच के निकल रहे हैं। 300 करोड़, 325 करोड़ जो कंपनी के पास फ्रेश इशू में आएगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं है। जैसे आपकी बोरोइंग्स और ये सारी चीजें हैं, तो बैलेंस शीट में कोई बहुत मेजर अंतर नहीं आ रहा है 320 करोड़ रुपए से। तो रेड फ्लैग ज्यादा है, ग्रीन फ्लैग कम है, तो कंप्लीटली अवॉइड कर लेना चाहिए। अवॉइड करें। 2 आईपीओ अच्छे खुले हुए हैं, पहले इन 2 पे लगा लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो अभी के लिए अवॉइड करिए, क्योंकि आज से खुला है आईपीओ, और ये जो आज आईपीओ 2 बंद हो रहे हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही हैं, क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा है, और वहाँ पर ये स्पष्टता है कि लिस्टिंग पे कुछ पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। तो इसी पर फोकस कीजिए। अभी गोदावरी बायो रिफाइनरीज को फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी आए हुए हैं सर। एटीएन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, अच्छा नाम भी लिखा हुआ है। अर्णव जी हैं ये दिल्ली से। नॉर्दर्न कैपिटल एआरसी के शेयर जो है इनको आईपीओ में अलॉटमेंट हुए थे। जानना ये चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, अभी क्या करें, क्या एवरेज कर सकते हैं? तो आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रहे हैं सर, और बाज़ार की गिरावट में थोड़ा सा फंस गए हैं, अभी क्या करना चाहिए? और इस पर ही मोहम्मद साकिब साहब का भी सवाल है, जिन्होंने कि 291 के भाव पर शेयर ये लिया हुआ है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ आईपीओ आप लिस्टिंग में पहले बेच लीजिए, उसके बाद अगर 8-10 हफ्ते का आईपीओ बेस बनता है तो ही लॉन्ग करना है।
इसके लिए भी मुझे याद है मैंने कहा, ये भी नोटिस कराया था कि कोई प्रमोटर नहीं है, प्रोफेशनली रन मैनेज्ड कंपनी है। लिस्टिंग पे आपको लेके निकल जाना चाहिए। अगर वापस से डिमांड उठती है, बेस बनता है, तो ब्रेकआउट पे बाई करेंगे। जिस दिन से लिस्ट हुआ है, लिस्टिंग प्राइस ही हाई प्राइस हो गई है और तब से स्टॉक गिरता ही जा रहा है। ओवरसोल्ड है, बाउंस कर सकता है 268 280 की जोन में, बट उससे ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। जितना जल्दी एग्जिट कर लेंगे उतना बेटर रहेगा। फिलहाल बाउंस आता हुआ दिख रहा है, बाउंस बैक में एग्जिट करना चाहिए। बाउंस बैक पे एग्जिट करें। सर ये जो हुंडई की लिस्टिंग हुई, आपने उस दिन आईपीओ वाले दिन जब आप जुड़े थे हमारे साथ पिछले हफ्ते, वो वैसी स्थिति दिखाई दी। मतलब रिटेलर्स ने शेयर को जो है मतलब ये बता दिया कि रिटेलर्स की ताकत क्या है। आप कैसे देख रहे हैं? और बहुत सारे सवाल आए हुए हैं सर इस पर कि अभी जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है, जो लोग होल्ड कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए सर? हालांकि चार्ट्स के हिसाब से तो अभी कुछ होंगे नहीं आपके पास, लेकिन इन जनरल व्यू आपका क्या होगा? देखिए, खराब लिस्टिंग थी, आज थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक में अगले 3 से 6 महीने की बात करें तो मेरे को लग रहा है कि ये बहुत आराम से 1400 1350 की रेंज में आके सेटल होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप कल नहीं निकले हैं तो आज थोड़ा सा अच्छे प्राइस पे निकलने का मौका मिल रहा है। आप आज रिपोर्ट्स देखिए, जो फंड हाउसेस की रिपोर्ट आई हैं, पिछले हफ्ते या 15 दिन पहले तक सबको ऑटो काउंटर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। आज अचानक सबको ऑटो काउंटर्स खराब लग रहे हैं, और उसमें जो महंगे वैल्यूएशन पे हुंडई आया है, तो हुंडई बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो कल तक अच्छे लग रहे थे वो आज खराब लगने लगे हैं, और महंगा हुंडई उनको बहुत सस्ता लग रहा है। तो पीआर स्टंट चल रहा है, थोड़ा सा इससे दूर रहे। आइडिया में भी मैंने आपको बताया था कि पीआर स्टंट है, बिरला जी का 30 करोड़ रुपए में कुछ नहीं जाएगा, आपका सब कुछ चला जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। आइडिया टूटता हुआ दिखा। तो ये भी पीआर स्टंट चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पंप आ रहा है। निकल जाएंगे, बहुत बेटर है। 3 4 6 महीने में आपको 1200 1300 रुपए की रेंज में आके दिखेगा शेयर। उसके बाद कोई बहुत अच्छा आपको बाइंग नहीं दिख जाएगी, धीरे धीरे करके ये फिलहाल उसके आसपास सेटल होता हुआ दिखेगा। बहुत लोग कह रहे हैं बहुत सस्ता मिल रहा है, तो क्या एंट्री कर लें क्या? देखिए, सस्ता आप किस हिसाब से बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि वैल्यूएशन आप मारुति से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और मारुति से कम गाड़ियां बेचते हैं। आफ्टर सेल सर्विस भी हुंडई की मारुति से मतलब मैं 50% पे ही रखूंगा। तो मेरे हिसाब से हुंडई ठीक नहीं लग रहा है। अगर केवल वैल्यूएशन की आप बात करें तो टाटा मोटर्स से बहुत अच्छा सस्ता दिख रहा है। आप टाटा मोटर्स ले लीजिए, लेकिन टाटा मोटर में भी अभी 700 रुपए आता हुआ दिख रहा है। तो अभी सेक्टर में वीकनेस है और ये स्टॉक महंगा है, करेक्ट होता हुआ दिखेगा। चलिए ठीक है सर। और इस सब के बीच में जरा एक अजीत नंडोला जी कह रहे हैं कि हैप्पी फोर्जिंग के आईपीओ के शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, क्या करूं? 850 के आसपास मेरे ख्याल से इसका इशू प्राइस था, और अभी 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी वेट करना चाहिए सर, क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, या एग्जिट करना चाहिए हैप्पी फोर्जिंग के अंदर? चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, हैप्पी फोर्जिंग में 1240 पे लोअर हाई बना था, जिसका टारगेट 1080 रुपए था। आज उसको थोड़ा सा एक्सीड करके जो लो बनाया है वो बना है 1035 का, लेकिन वीकली चार्ट पे फिलहाल हैमर दिख रहा है। अगर ये इसी तरीके से हैमर के साथ क्लोज होता है तो आइडियली इसमें शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा, और ऊपर में स्टॉक 1200 1250 जा सकता है। तो फिलहाल होल्ड करना चाहिए। करेक्शन ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इस बीच विवेक कुमार सक्सेना जी कह रहे हैं कि सर हर हर महादेव, एसएमई के बारे में कुछ बताएं। एसएमई से सर अभी थोड़ा दूर रहिए, सेबी की निगाहों में भी है, कहीं फंस गए आप तो फिर निकलना थोड़ा सा वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से अगर आप अपने प्रश्न भेजिएगा, हम आप लोग डिस्कशन में ले आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गरुड़ा इंजीनियर के आईपीओ को ले करके सवाल जो है वही वाली बात है। सर ओवरऑल अगर आप देखें अभी प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ बाजार को चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा सा हाथ जला है लोगों का हुंडई के बाद? देखिए, 25% से ज्यादा तो मतलब आइडियल केस में 25% से ज्यादा ओएफएस नहीं होना चाहिए। अगर है तो रेड फ्लैग है। 50% से ज्यादा है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर कोई दूसरा कमा रहा है तो उसको कमा लेने दीजिए, क्योंकि 10 में से 2 ही 3 बार कमा पाएगा, 8 बार 7 से 8 बार वहां लॉस ही होगा। तो सबसे पहले चीज ये देखिए कि ओएफएस तो नहीं है बहुत बड़ा हिस्सा। अगर है तो बिल्कुल रेड फ्लैग है। अगर प्रमोटर और इन्वेस्टर ही माल बेच के निकल रहे हैं तो फिर आप क्यों खरीद रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है। तो ओएफएस सबसे पहले देखिए। दूसरा, रेवेन्यू प्रॉफिट आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो। रेवेन्यू ध्यान से देखिए। रेवेन्यू मतलब
सेल्स, कितना माल बेच के पैसा कमा रहे हैं। जैसे अभी इसी आईपीओ में रेवेन्यू 20% डिप हुई है, तो इसलिए रेवेन्यू देखिए और ओएफएस देखिए, इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ये दो चीज में अगर रेड फ्लैग दिख रहा है तो देखिए, हम एक्सपर्ट बहुत सारी चीजों में नहीं हो सकते हैं, किसी एक चीज को परस्यू करते हैं तो उसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। बाकी चीजों में मोटा मोटा ज्ञान होना बहुत होता है, तो उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। मोटी मोटी ये दो चीज देख लीजिए, अगर यहाँ पे रेड फ्लैग समझ में आ रहा है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर जितना डिटेल में जाएंगे उतने रेड फ्लैग्स ही मिलेंगे, आपको ग्रीन फ्लैग नहीं मिलेंगे। ये ठीक दो है। चीज अगर दे रही है तो अवॉइड कर दीजिए। चलिए, चलते चलते सर आखिरी रीमा जी कह रही हैं कि गरुड़ा इंजीनियर के शेयर जो है इनको कंस्ट्रक्शन के आईपीओ में मिले थे, इसमें अभी क्या करना चाहिए? हाल की लिस्टिंग है सर, 95 के आसपास का इशू प्राइस था, उसी के आसपास शेयर चल रहा है, अभी ये होल्ड करके चल रही है, नज़रिया हमें पता नहीं है इनका। आपकी टिप्पणी क्या होगी गरुड़ा को लेकर के? देखिए, 100 रुपए तक बाउंस बैक मिलेगा तो एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से गिरना स्टार्ट ही किया। अभी नॉर्दर्न आर्क के आईपीओ की तरह पैटर्न है, तो कहां तक गिरेगा पता नहीं। एक बाउंस बैक आ सकता है, 50-55% चांसेस है कि शायद बाउंस बैक आ जाएगा। 100-101 रुपए के आसपास मिलता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। प्रवेश मालविया जी, पूरा एकदम एक सीरीज आपने भेज दी है बहुत सारे सवालों की, लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल जो है कवर कर लिए हमने। गेल, एनएचपीसी, अदानी पावर, वेदांता, इन सब पर बात हो गई है सर। तो कार्यक्रम को दोबारा देखिएगा, अभी अगर समय नहीं है तो शाम को 8 बजे, रात में 8 बजे जो है आराम से हम इसका एक बड़ा हिस्सा जंक जो है अपलोड करते हैं, उसमें आपको इन तमाम प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। वाह क्या आईपीओ है।